क्यों चंद बरदाई क्यों? इसको कहाँ से खोल दिए भाई? खोले तो सही। पानी की कहानी। अच्छा ध्यान से समझो। मनुष्य आप लोग देखे हैं ना, इंसान। आप कल्पना करें कि सबसे पहले, इसे पूछेंगे वही बताएगा कि सबसे पहले किसकी तरह दिखता था। सचिन बताइए। बंदर की तरह। और कोई? चिंपैंजी, लंगूर, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी या बंदर की तरह, बिल्कुल सही है। अच्छा सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? एक मिनट रुक जाइए, डॉल्फिन वाले जरा खड़े हो जाएं। डॉल्फिन वाले खड़े हो जाएं। ये इस संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी डॉल्फिन को मानते हैं। क्या आपका आधार क्या है, स्रोत क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो डॉल्फिन है वो इंसान से 2.5 मतलब गुना उसका कोई रिसर्च बताइए जिसने पूरे विश्व को कुछ दिया हो। आपका आधार क्या है? ऐसा माना जाता है ना, आधार क्या है मानने का कि डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान होगी? उसने किसी जहाज का आविष्कार किया, किसी बल्ब का आविष्कार किया, फिर बुद्धिमान कैसे? साइंटिस्ट ने क्या देखा? आपने कहां पढ़ लिया? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि सबसे बुद्धिमान प्राणी डॉल्फिन होता है। आपका आधार क्या है, स्रोत क्या है बताने का? बताइए जरा सा हमको। बड़ी अच्छी बात आपने बोली है, इस पर आप लोग को समझाऊंगा। बताइए स्रोत क्या है आपका? सर वो हर एक काम को जल्दी से सीख लेती है। बोलिए। प्यास भी लगेगी, दोनों चीजें हैं। तो कुछ ना कुछ वो करेगा अपनी भूख मिटाने को, अपनी प्यास मिटाने के लिए क्या करेगा? पानी पिएगा। तो उसी पाठ पर देखिए, ये जो पाठ है पानी की कहानी, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। विज्ञान से, हालांकि हम विज्ञान के टीचर है नहीं, मैं एक विज्ञान का शिक्षक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा इस पाठ को समझाने की। समझ गया ना? पानी की कहानी, दैनिक जीवन में पानी की कहानी का क्या सीन है, या पानी को हम किस तरह से देखते हैं, या इस पाठ के जो लेखक है रामचंद्र तिवारी, यही है ना सर? उन्होंने पानी को किस नजरिए से देखा है? क्लियर? ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों के पास? ऐसा नहीं कि आप लोग छूट जाए भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था कि वेद की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सड़क कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर भी अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। कुछ समझ में आया? Yes, sir. क्या समझ में आया? ओम नमः शिवाय। खड़े हो जाइए। किताब लीजिए जरा, पैराग्राफ पढ़िए जहां तक मैंने पढ़ा है।
मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई न था। फिर अनुभव हुआ, कोई न था। कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद। बैठो बैठो बैठो, और कौन पढ़ेगा? 1 2 2 4 6 यहाँ से स्टार्ट कर दे। चलो तुम्हारी बात करो, चलो वो हाथ नीचे कर लीजिए। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। कहाँ पढ़ने लगे बेटा? वही पहला पैराग्राफ पढ़ो ना जो मैं पढ़ा। हाँ, शुरू से। हाँ, मैं आगे बढ़ा ही था। थोड़ा तेज पढ़िए कि पूरे क्लास में आवाज जाए। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई से सरककर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगा। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। बैठिए। ऐसा कोई शब्द जिसको उसका अर्थ न आता हो? मैं बता देता हूं। देखिए, कलाई आप समझते ही हैं। उसके बाद सितार एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ठीक? और कुछ स्वर माने आवाज। खड़े हो जाओ, क्या आ गया? चलो, अब आप लोग कल्पना करिए, इस पर लिखा है मैं माने कि कवि नहीं, लेखक। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। इसका मतलब कि लेखक कहीं जा रहा है या कहीं यात्रा कर रहा है, और उसके जो यात्रा करने का मार्ग है या तो वो जंगलों के बीच है या तो किसी बगीचे के बीच है, ठीक? और जब लेखक यात्रा कर रहा है, लेखक आगे बढ़ रहा है, तभी अक्सर देखिए, कभी हम लोग जब जाते हैं बगीचों के बीच से या 2-4 पेड़ों के बीच से, जंगलों में जाने का तो सौभाग्य भी नहीं प्राप्त हुआ है कि उतनी लंबी हम लोग वहां चहलकदमी कर सकें, लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि पेड़ों से भी 1-2 बूंद हम लोगों के ओस की बूंदें जो हैं हमारे हाथों पर गिर जाती हैं। तो यही घटना, यही परिदृश्य लेखक के साथ होता है। और जब लेखक के हाथ पे गिरती हैं ओस की बूंदें, तो लिखते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई। कल्पना करिए, यहां गिरी होगी और बहते बहते यहां तक आ गई। हथेली ये है, कलाई ये है, ठीक? ये कलाई और ये हथेली है, तो यहां गिरी होगी और यहां, ठीक? समझ गए ना? उस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए।
कहते कि मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। मतलब जैसे लेखक ने ऐसे देखा तो पहले यहां से यहां तक सरक कर आई, फिर ऐसे रुक गई, क्योंकि यहां आने का जगह नहीं था। ठीक, थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। अब आप समझिए, जब खूब ठंडी पड़ती है और आप किसी बाग बगीचे में हो तो आपको टप टप की आवाज सुनाई देती है। कभी आप लोग इस आवाज को महसूस किए हैं? कभी बगीचे में रहिए या जैसे 4-5 पेड़ हो और ठंडी के बीच आप वहां रहिए तो आपको जैसे ओस, लोग कहते हैं ना कि ओस गिर रहा है, कहते हैं ना ओस पड़ रहा है, तो टप टप की आवाज सुनाई देती है। उसी टप टप की आवाज को लेखक साहित्यिक भाषा में क्या बोलता है? सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। हकीकत में क्या था कि ओस की बूंदें गिर रही। ठीक, मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। लेखक पहले कोई सितार बजा ही रहा होगा। चारों ओर देखा, फिर उसने देखने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति तो नहीं है जो बजा रहा है सितार, क्योंकि लेखक को लग रहा था ना कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। फिर उसे क्या लगा कि मेरी हथेली तो नहीं निकल रहा है, मतलब कैसे? ठंडी के मारे हाथ कांप रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मेरी हथेली से आवाज आ रही है। कभी होता है ना ऐसे हाथ कांपता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं। फिर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो, अच्छा एक बात ओस की और देखे विशेषता, वो तुरंत 2 भाग में बढ़ती है। कभी देखे इस चीज को? अभी देखे हैं, महसूस नहीं? ओस देखे हैं किसी पत्ते पर 1 बूंद 2 बूंद, उसको ऐसे काटिए तो 2 भागों में बढ़ जाती है। नहीं किए हैं? इतने डीप में नहीं गए होंगे आप लोग, बल्कि पैर से मार के उड़ा दिए होंगे ना, मुझे पता है। सर 8 भी सेपरेट रन कर रहा है? 8 नहीं, 8 ABC कॉमन। ठीक, फिर कहते हैं कि फिर वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। समझ गए? एक लेखक की कल्पना है ओस के बारे में, और पाठ का नाम क्या है? पानी की पानी। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब लेखक को लग रहा है कि कोई सितार बजा रहा है, उसके कानों में आवाज आ रही है। फिर कहते हैं कि उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। ये आभास हो रहा है किसको? ठीक, क्या कहते हैं कि सुनो सुनो। मैं चुप था, मैंने कौन चुप था? फिर आवाज आई, ठीक, अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। इसमें किसी को कोई समस्या? इस पूरे पैराग्राफ में किसी कोई समस्या? चलिए, ऐसे ही नो सर कहते रहिए, हम खुश रहेंगे। कहते हैं कि ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। देखिए, संवाद क्या है? संवाद किसके किसके बीच है? लेखक और उसकी काल्पनिक आवाज। लेखक महसूस कर रहा है ना कि ओस बोलेगी, लेकिन लेखक ने यहां ओस का मानवीकरण किया है। समझ रहे हैं चीज को? लिख लीजिए ऊपर पेंसिल से, ओस का मानवीकरण। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल ऊंचा है, लेकिन समझा दे रहा हूं। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानवीकरण।
इंग्लिश से मत पूछने लगिएगा। आप लोग पर्सनिफिकेशन पढ़े या नहीं पढ़े होंगे? मानवीकरण माने किसी भी, जैसे इसी ग्लव्स है ना, इसको हम आदमी बना दे और ये बोले अपनी भाषा में, इसी को कहते हैं मानवीकरण। तो ओस का मानवीकरण किया है, किसने किया है? तभी तो उससे बात कर पा रहा है। बोलिए भाई, डेस्टर हमसे बोला कि मैं मिटाऊंगा, ये कब बोलेगा? ये बोल पाएगा जब मैं इससे अभिव्यक्त कराना चाहूंगा, जब मैं इसके अंदर मानव के रूप को देखूंगा। हकीकत में है ये कि ये बोल नहीं पाएगा, सबको पता है, बोल पाएगा ये, लेकिन बतौर लेखक या कवि की ये विशेषता होती है वह कि निर्जीव को भी सजीव बना देता है। बोलिए, ठीक, अमूर्त को मूर्त बनाता है। तो यहाँ क्या किया गया है? ओस का मानवीकरण किया गया। समझ में आई कि नहीं बात? चलिए इसको बताएं, इसके आगे वाला पैराग्राफ, ये वाला बता दे। समझ में आ गया? इसमें कुछ है नहीं विशेष, मतलब वो जो ओस की बूंद है वो कहती है कि मैं ओस हूं, तो लेखक कहता है कि जानता हूं। चलो आगे बोलो। तो फिर कहते हैं कि लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी, तो भी कहता है कि मालूम है। आगे बताओ, नेक्स्ट। कहते हैं कि मैं बेर के पेड़ से आई हूं, कहता है कि बक झूठ। फिर लेखक सोचता है कि क्या बेर के पेड़ से पानी का फव्वारा निकल सकता है क्या? ठीक, समझ गए? फिर बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। देखिए, ओस को पहले तो इंसान बनाया, फिर इंसान की भावनाएं भी उसके अंदर डाली, सुख और दुख। जब लेखक उससे बात करते हुए उससे यह कह रहा है कि झूठी, तो ओस को लगता है कि यार ये मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा, इसको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं। समझ गए? किसी कोई समस्या यहां तक? तो अविश्वास से किसको दुख होता है? अविश्वास करता कौन नहीं है? लेखक का नाम क्या है? उन्होंने पाठ क्या लिखा है? किसी को कोई समस्या यहां तक? अच्छा, रजनीश यादव, थोड़ा खड़े हो जाइए, ठंडी लग रही है आपको ना। किताब हाथ में पकड़िए, अगला वाला पैराग्राफ यार जरा आप पढ़ दीजिए। पानी लाए हो? पानी लाओ यार, पिलाओ। नहीं, गर्म पानी क्यों पिएंगे? अरे नहीं, पढ़ो, अब जेब के हाथ में डालो। अरे शाबाश, कोई पार्टी में दे क्या? बूंद फिर हिलो, मानो बूंद फिर हिली, मानो मेरी अविश्वास। यहाँ से पढ़ो यार, वहां तो मैंने बता ही दिया। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। बात नहीं, मैं करों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझे जैसे जल कणों को वे बलपूर्वक। रजनीश यादव, आपकी रीडिंग स्किल कमजोर है बेटा, इसको मजबूत करिए। चलिए पढ़िए, बहुत गलत पढ़ रहे हैं, असंख्या पढ़ रहे हैं, असंख्य लिखा हुआ है, पढ़िए। कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का शब्द कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बैठ जाओ। सुमित मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। चलो पढ़ो, तो यहां से लेकर के यहां तक पढ़िए, तो जहां तक मैंने टिक किया नीचे। सर मतलब ये सुनो लिखा है ना,
Yes, sir. हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िए। इसके बाद गर्विका क्लास कर रही है Yes, sir. बेटा। इसके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम पढ़ोगी, ठीक है। पहले सुमित के बाद गर्विका। Okay, sir. हाँ चलिए, हाँ सेम पैरा, ठीक बेटा। Okay, sir. Yes, sir. सुमित स्टार्ट करो। पैराग्राफ को हिंदी Yes. गद्यांश। सुनो, मैंने इस पेड़ के पास की भूमि से बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। चलो बेटा, गर्विका Yes, sir. चलिए। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलते फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वह रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वह बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच देते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बस रुक जाओ। अब जरा हमको ये बताओ कि इतने पैराग्राफ में बेटा ऐसा कोई शब्द है जो आप लोगों के समझ में न आता हो, जिसका अर्थ आपको कठिन लगता हो? यस सर। फर्स्ट ऑफ सर, अधिकांश मतलब क्या होता है? अधिकांश माने अधिकतर, बहुत अधिक। ओके सर। और बताइए, असंख्य, जिसको गिना ना जा सके, संख्या में जो हो। और बताइए, ऑफलाइन बताइए, कोई समस्या? चलिए, अधिकांश बताए तो कम सुनते हो क्या? इसके पास दया ना हो। हाँ, रोए। छोटे छोटे बाल, देखो ये जो छोटे छोटे बाल है ना हाथ पे, इसको रोए कहते हैं। बड़ा खुश हो भाई। सर मैं नहीं, क्या गा दी? सर मैंने तो गाने बोल रहे हाँ। यही लोग गा रहे थे, आज तो मैं सिर्फ सुन ही रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो आरव? बीच में 2-3 बार गाया था। सर इसको 2 बार मैंने बताया है। कौन सा गाना गाए हो? तो जिंगल बेल्स। कुछ दे। कौन था ये? मारेंगे ना। चलो इसको बताएं हम। टटोलती मतलब पकड़ना, ठीक। कहते हैं कि सुनो। ओके। अब देखिए, अब वो ओस की बूंद जो है, यार अब ये क्या कर रहे हैं भाई? सर वो मेरे को काम आ क्या हो गया? कौन सा काम आ गया? मेरा काम बाकी है मेरा हिंदी का। मजाक बना के रखे हो क्लास को बेटा। नहीं सर। कहते हैं कि सुनो। कौन कहता है? ओ सर, ओ उसकी बोल। किससे कहती है? लेखक कौन है? इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। कौन? उसकी बोल। कहाँ घूम रही थी? पेड़ के मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कण समझते हैं? ओस की पानी की जो बूंदे होती हैं, ठीक है, उनको ओस के कण या पानी के कण कहते हैं। और एकाएक पकड़ी गई, कहती है ओस की बूंद कहती है लेखक से कि मैं पहले इन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रही थी और उनके हृदय को पकड़ना चाहती थी। किसके? अपने पानी को। लेकिन एकाएक पकड़ी गई। लेखक कहता है कि पकड़ी गई,
कैसे? फिर कहते कि ये जो तुम पेड़ देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, वो पेड़ दिखाती है। कहते कि इस पेड़ को देख रहे हो, ये जितना बड़ा ऊपर है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब जितना ऊपर उतना नीचे। कौन कह रहा है? किससे? कहते हैं कि उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वो रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब समझिए, वो जो ओस की बूंद है, वो कहती है कि जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये जितना बड़ा ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर, और इसकी जड़ें भी कई भागों में विभक्त है। ठीक, आप लोग रूट के बारे में पढ़े विज्ञान में, उसमें रूट हेयर होता है, जिसको आप लोग मूल रोम कहते हैं। अच्छा छोड़िए, इसके भी एक स्टेप ऊपर आइए। आप लोग कभी किसी का छोटा पौधा उखाड़े हैं? चाहे शैतानी बस, चाहे सफाई करने के लिए उखाड़े हैं? उसकी जड़ों में आप देखेंगे अगर इस तरह छोटे छोटे रूट हेयर निकले रहते हैं। इनका काम जानते हैं क्या होता है? सब पानी को खींचना, जमीन से सॉइल एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। जो पानी की मिट्टी, जो उसमें जमीन में मिट्टी है, सॉइल, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और वो तने तक, पत्तियों तक पहुंचाना, जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बहुत लाभदायक होता है। पढ़े हैं आप लोग? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खनिज जड़ और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ना, यही है ना? तो वही उसको बताती हुई कहती है उसकी बूंदे कि जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसकी जो जड़ें हैं, इसमें असंख्य रोए होते हैं जो मुझे खींच लेते हैं। कहाँ? पेड़ के अंदर। और कुछ को तो पेड़ एकदम से खा जाते हैं और कुछ को बाहर निकाल देते हैं। खा जाना मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल जाता है, और जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको पेड़ ले लेगा, भोजन बनाएगा। यही तो होता है। सबको समझ में आ गया? चलिए अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए, कौन पढ़ेगा भाई? रजनीश तो पढ़ चुकी। अपूर्वा, बर्थडे गर्ल ना, पढ़िए भाई। क्रोध और घृणा। चलिए, आपका बर्थडे तो आप ज्यादा पढ़ेंगी, यहाँ तक पढ़ेंगी। चलिए पढ़िए। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े क्यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। सर आप पढ़ेंगे। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि में खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर गई थी। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा था। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच फिस चली। बस बैठ। सुमित, वही से जहाँ से वो पढ़ी शुरू से। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े यूं ही खड़े हो?
क्रोध और घृणा से अरे हाथ उठाओ किताब, मतलब हर समय नवाबी। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बंदूक बड़े लगाओ युद्ध क्या यार? खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य तो क्यों खरीद तो बंधुओं ने डराने अपने के प्राण लिए? नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भी भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींची चली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है हो। मेरे एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच चली। चलिए ठीक है, किसी कोई समस्या? बेटा ऑनलाइन ऐसा कोई शब्द जो आपको दिक्कत करे? सर कोठरी मतलब कोठरी कहाँ लिखा है? कोठरी वेयर? मैं एक कोठरी में बंद कर दी थी। फिर क्या हुआ कि नीचे? कोठरी मतलब कमरा, मैं बता रहा हूँ, कोठरी मतलब कमरा। इसका शाब्दिक अर्थ कमरा होगा, पहले लिख लो, फिर इसका लक्ष्यार्थ बताऊंगा, घबराओ मत। सर खनिजों का क्या? खनिज के खनिज होता है बेटा, शुद्ध शब्द उसको मिनरल्स इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कई तत्व मिले हों, कई तत्वों का मिश्रण खनिज, जैसे उसमें मैग्नीशियम भी मिला रहेगा, नाइट्रोजन भी मिला रहेगा, ठीक है, कई तत्व मिश्रित रहेंगे उसमें। खनिज मतलब वह चीज जो जमीन के नीचे दबी हो और पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए लाभदायक, उसको खनिज कहते हैं। जैसे लोहा है, उसको भी खनिज कहते हैं, ठीक। लेकिन पृथ्वी के अंदर की जो मीथेन गैस है उसको खनिज नहीं कहते, पता है? सर जो लाभदायक चीजें होंगी उन्हें खनिज कहेंगे। क्यों सर? अब क्यों? तुम्हारा नाम उत्कर्ष क्यों है? बता दो दिया क्यों? लेकिन वो जमीन से तो वो भी निकलता है? लेकिन जमीन से वो मनुष्य के या अन्य जीवधारियों के लिए कितने उपयोगी हैं, ये हमको जरा समझाइए। बताइए, उपयोगी है? मीथेन गैस जानते हैं, पढ़े हैं साहित्य में? शायद। चलो और कुछ किसी को बताएं इसका अर्थ, समझाएं। पहले तो अपने दिमाग में ये बात रखिए कि बातचीत चल रही है। किसकी किसकी बातचीत चल रही है? और ओस अपनी कहानी बताते हुए यह कह रही है कि यह जो तुम पेड़ देख रहे हो, यह जितना बड़ा ऊपर से है उतना बड़ा नीचे है, और इसकी जड़ों में असंख्य रोए हैं। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ पूरी क्लास खड़े रहोगे। और इसकी जड़ों में जो असंख्य रोए हैं, उन्हीं के द्वारा मैं एब्जॉर्ब, अवशोषित, खींच ली जाती हूँ, ठीक। कौन कह रहा है? और इतना कहते कहते ओस का जो शरीर था, जिसको लेखक ने मनुष्य का रूप दिया था, मानवीकरण किया था, ऐसा उसकी बातों से लग रहा था कि वह काफी उन पेड़ों से घृणा करने लगी है और काफी क्रोध में है। क्लियर? कहती कि तुम क्या समझती हो, ये इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। फिर वो लेखक से कहती कि तुमको क्या लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, ये इतनी आसानी से खड़े हैं? इनमें मेरा योगदान है, मेरे परिवार का योगदान है, मेरे असंख्य भाइयों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, तब जाकर के ये इतने बड़े खड़े हैं। कौन कौन कहता है? ठीक, किससे कहती है? अब लेखक का नाम भी पूछ दें, याद रखिए, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। कहते हैं कि मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। मैं माने जहां जहां मैं आएगा वहां मतलब लेखक, क्योंकि मैं सर्वनाम है। क्या है? उसने भी कौन सा?
सर पुरुष, very good. पुरुषवाचक। पुरुष सर प्रथम पुरुषवाचक। प्रथम पुरुष मैं तो होगा उत्तम न होगा। प्रथम पुरुष कहाँ होता है बेटा हिंदी में? नहीं सर, वो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन का हो गया। तो ये हिंदी विषय है, यहाँ 52 अक्षर है, वहाँ तो 26 ही है ना। क्लियर? यस सर। फिर कहते हैं कि मैं उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ बेटा, किसी कोई दिक्कत क्या? सुमित कोई दिक्कत क्या बेटा? नो सर। अच्छा, अरहान कोई दिक्कत? कहते हैं कि मैं उसकी कहानी सुन रहा था। कहानी कौन सुन रहा था? लेखक। कहते हैं कि हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अब अपनी कहानी बताते हुए वह ओस की बूंद कहती है कि मैं जमीन के नीचे तो चली गई, और मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, अब इसकी जड़ यहाँ नीचे है, अब यहाँ उसकी जड़ें हैं, और उसमें ये छोटे छोटे मूल रोम है, रूट हेयर, ठीक है। अब यही पानी पूरा है और इसमें खनिज लवण मिले हुए हैं। तो कहती है कि देखिए, जो चूंकि पानी द्रव है ना, लिक्विड है ना, आप लोग लिक्विड की विशेषता पढ़े होंगे कि इसके अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना। तो सेम कंडीशन पानी में रही होगी भाई। अगर आप मान लीजिए अगर सॉलिड, ये सॉलिड पूरा है, ठीक है, लेकिन अगर जल बनाएंगे जब यहाँ मान लीजिए तो ऐसे से देंगे ना, और गैस बनाएंगे तो ऐसे देंगे, गैस के बहुत दूर दूर होते हैं, यही तो होता है ना। उसी चीज को डिफाइन करते हुए वो कहती है उसकी बूंद कि मैं खनिज लवण के साथ घुल गई थी। पानी में कोई चीज घोल देंगे तो घुल जाएगी ना। चीनी घोल दीजिए, नमक घुल जाएगी ना। तो वो खनिज लवण के साथ मिक्स हो गई थी। कौन? ओस। लेकिन फिर क्या हुआ कि तभी वह घूमते घूमते, मतलब घूम रही थी घुल करके, और मूल रोम जो जड़ों के रोए थे वहां तक पहुंची होगी, और पेड़ों को तो आवश्यकता है ही, तो बोलेंगे अरे मिला मिला मिला, इधर आओ इधर आओ इधर, और खींच लिए होंगे। अब ये छुड़ाने का प्रयास कर रही हैं, साफ साफ लिखती है कि छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एक बार जो उन्होंने पकड़ लिया तो फिर वो छोड़ने का नाम, ठीक, और वो रोए द्वारा ऊपर खींच ली गई। और कहते हैं कि दो, मतलब इधर से रोआ खींच रहा था, उधर से उनका जो और दूसरा अणु था वो खींच रहा था, ठीक। वैक्यूम, क्या बोले? वैक्यूम, वैक्यूम वहां कहां चला जाएगा? सुबह सुबह ठंडी लग रही है, दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, ठीक है। उधर से ये मूल रोम खींच रहा था, इधर से कौन खींच रहा था? ओस की बूंदे, और इसके बीच में ये पीस रही थी। लेकिन लास्ट में जीत किसकी होती है? रूट हेयर, मूल रोम की, जड़ों की जो रोए हैं। क्लियर? कहते कि उन दोनों के बीच पीस चली। हो गया ना? और कोई समस्या किसी को? बेटा ऑनलाइन कोई समस्या किसी को? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। सुबह सुबह तो एनर्जी रहती है, आदमी खींच आ? नो सर। अरे शाबाश, वेरी गुड। नो सर। अच्छा, नो सर। क्षितिज है ना? यस सर। क्षितिज पढ़ो बेटा, तो यहाँ से चलो, बोल के फंस गए। चलो पढ़ो बेटा, यहाँ से, जहां से मैं लगभग पढ़ो, यहाँ से तो, और यहाँ तक जहां तक निशान लगा हुआ है। ओके सर। ओके बेटा। मैं लगभग 3 दिन तक यह शासक भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी, और सूर्य
सूरज जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जो जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पड़ी हूँ। अभी जब तुम्हें देखा तो देखा तो दीपांशु चलो यहाँ कौन पढ़ेगा? तुम ही पढ़ो, तुम चलो सबसे आगे बैठो। हाथ हिलाओ, क्या बाय बाय नहीं। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यहाँ कहाँ पढ़ने लगे तुम? शुरू से पढ़ो। हाँ, मैं लगभग 3 दिन तक सांसद भोगती रही। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते थे जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ती पड़ी रही। अब जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। बैठ जाओ। देखिए, उन कहानी बताने के दौरान कि मैं 2 कणों के बीच में, उधर मूल रोए मुझे खींच रहे थे, इधर मेरे भाई खींच रहे थे। ठीक है। फिर कहती है ओस की मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद समझते हैं, उठा पटक 2 लोगों के बीच में पिसना। ठीक। कहते हैं कि यह लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्या होता है? C6H12O6 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, यही है ना? यही ना उसका? यस सर, ग्लूकोज। बनता क्या है? ऑक्सीजन, लास्ट में O2, ये तो रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन बनता है, बाय प्रोडक्ट रहता है ना। देख लेना इसका, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक। कहते हैं कि 3 दिन तक, इसको देख लेना, मैं जो बोल दिया हूं होता है गलत भी बोला हूं ना, ये भी तो हो सकता है। तो कहते कि मैं जान बचाकर भागी और पत्तों के माध्यम से वो बाहर आ गई थी, और उसने सोचा कि मैं पत्तों पर पहुंच करके निकल जाऊंगी। ठीक। और जब बाहर निकली तो देखा कि रात होने वाली है, और सूर्य जो उन्हें उड़ने की एनर्जी देता है, इवोपरेशन जानते हैं? वाष्पीकरण। हमेशा वाष्पीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। समझ गया ना? रात में वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। पता है कि नहीं आप लोगों को? कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि सूर्य जो है कि जा चुके हैं, क्योंकि मुझे उड़ने की शक्ति देते हैं और वायुमंडल में इतने जलकर उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है, तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर। समझे इसका मतलब ना? इसमें कोई ऐसा तो कठिन शब्द है नहीं, या कोई कठिन बात तो है नहीं। 10 मिनट और रह गया है ना। अब तुम 10 मिनट पढ़ो जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है। और जहां समस्या आए पूछिए। ऑनलाइन जितना मैंने पढ़ाया बेटा उसको पढ़िए, जहां समस्या आए पूछिए। ठीक। ओके सर।